नमस्कार। आज के वीडियो में हम बिजनेस स्टडीज के 5वें चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है व्यवस्था बैठाना। ऑर्गेनाइजेशन में सभी चीजों को व्यवस्थित करना, व्यापार के अंदर सभी चीजों को व्यवस्थित करना। एक ऑर्गेनाइजेशन किन किन चीजों को व्यवस्थित करती है, जरा उस चीज को समझते हैं। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आपको यह आइडेंटिफाई करना होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम क्या क्या करती है। ठीक है, उसके हिसाब से जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम हो रहे हैं, उनमें जो सिमिलर तरीके के काम हैं, उन कामों को आपको ग्रुपिंग करनी होती है, यानी कि उन्हें एक डिपार्टमेंट या एक कैटेगरी दे देनी होती है। इसके अलावा जो आपके फिजिकल रिसोर्सेज हैं, यानी कि बिल्डिंग यूनिट्स, डिपार्टमेंट्स, जो आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जितने भी आपके फंड्स होंगे, चाहे वो डेब्ट से हो, चाहे इक्विटी से हो, चाहे कोई भी फंड हो, चाहे आपका ह्यूमन रिसोर्स हो, ये जो सारी चीजें हैं, फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर इन सभी चीजों को इस तरीके से कोऑर्डिनेट किया जाता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्टिव रिजल्ट आने लगे। उनके बीच का रिलेशन ऐसा बनाया जाता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। आप फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज को इस तरीके से जेल करोगे कि आपके पास बेहतर आउटकम आने लगे। और जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेहतर आउटकम पाने लगेगी तो अल्टीमेट जो अभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल होंगे या कोई भी स्पेसिफिक गोल जो होगा, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का अचीव हो जाएगा। तो चलिए इस डेफिनेशन को एक बार फिर से समझते हैं। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है ये आइडेंटिफाई करना कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, और उन एक्टिविटीज के अंदर जो सिमिलर एक्टिविटीज हैं उनकी ग्रुपिंग कर देना। ठीक है, यानी कि कॉस्मेटिक्स का अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो कॉस्मेटिक्स वाले डिपार्टमेंट अलग बना दीजिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिटर्जेंट का भी काम करती है तो डिटर्जेंट के डिपार्टमेंट अलग बना दीजिए, क्लॉथिंग के डिपार्टमेंट अलग बना दीजिए, और इसके अंदर भी सिमिलर डिपार्टमेंट क्रिएट किए जा सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं, और एग्जाम्पल हम आपके स्कूल का ही ले लेते हैं। देखिए, आपका स्कूल मान लेते हैं स्पोर्ट्स डे पर या एनुअल फंक्शन पर कई सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है। तो इन कई सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए किस प्रोसेस से उसे गुजरना पड़ता है, उसे समझते हैं। सबसे पहले सभी टीचर्स को, सभी स्टूडेंट्स को उनकी डिफरेंट ड्यूटीज बता दी जाती हैं। स्टूडेंट्स में कई सारे वॉलंटियर्स निकल के आ जाते हैं, उन्हें उनकी ड्यूटीज बता दी जाती हैं। सभी प्रकार के रिसोर्सेज, चाहे वो पैसे से संबंधित हों, चाहे वो इक्विपमेंट से संबंधित हों, चाहे वो कोई भी मटेरियल वगैरह चीज़ें जो है ना, उन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है, प्रॉपरली अरेंज किया जाता है कि किस डिपार्टमेंट में किस क्लास के लिए कितनी चीज़ें चाहिए होंगी, रिफ्रेशमेंट के लिए क्या सामान चाहिए होगा। ये सारी चीज़ें एकत्रित की जाती हैं, अरेंज की जाती हैं। उसके बाद एक कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया जाता है जो इन सारी चीजों को सही से बांटने में आपकी हेल्प करेगा, और टीचर स्टूडेंट्स के बीच का एक मीडिएटर का काम करेगा कोऑर्डिनेटर। इसके अलावा कौन किसे रिपोर्ट करेगा, किस स्टूडेंट को किसे आंसर देना है, हु इज आंसरेबल टू हुम, ये सारा एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी एक तैयार कर दिया जाता है जब तक कि वो इवेंट टेक प्लेस, यानी कि जगह मतलब नहीं ले लेता। इसके बाद आपका काम जब कंप्लीट हो जाता है तो इस सारी चीजों को जो आप बोलोगे, इस पूरी अरेंजमेंट को जो आप बोलोगे, वो बोलोगे कि एक ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है। क्या है? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है। तो आशा करता हूं कि आप ऑर्गेनाइजिंग को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या होती है, यानी कि कोई भी व्यापार में ऑर्गेनाइजिंग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, और चीजों को व्यवस्थित करने का जो सही ऑर्डर है, सही तरीका जो है, पहले आप कौन सा स्टेप लेंगे, दूसरा आप कौन सा स्टेप लेंगे, उसके बारे में चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। यानी कि अगर आप किसी दुकान के या किसी व्यापार के मालिक हैं तो सबसे पहले आपको आपके सारे काम मालूम होने चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या काम करती है, और उस काम को आप कैसे डिवाइड करोगे,
किन किन लोगों में डिवाइड करोगे, वो चीज भी आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए समझते हैं इसे। मान लेते हैं आप एक ढाबा चलाते हैं या आप एक होटल चलाते हैं। तो देखिए, आप जब एक ढाबा चलाएंगे तो एक व्यक्ति आप ऐसा रखेंगे जो कि मंडी में जाके सब्जी वगैरह लाने का काम या बाजार में जाके मसाले लाने का काम करेगा, ठीक है। एक आदमी ऐसा होगा जो आपका खाना तैयार करेगा, शेफ। एक आदमी ऐसा होगा जो बिल काउंटर पे बैठेगा, पैसे रिसीव करेगा, पैसे देगा। एक आदमी बर्तन धो रहा है, एक आदमी जो है साफ सफाई देख रहा है। ये सारे लोगों में जब आप काम को बांट दोगे तो सभी लोग अपने अपने काम में एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। क्या होते चले जाएंगे? एक्सपर्ट होते चले जाएंगे और स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। उन्हें अपना काम अच्छे से आने लगेगा क्योंकि आपने उन कामों को अच्छे से डिवाइड किया था। और जब व्यक्ति एक ही काम को बार बार करता है तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। इसीलिए डिवीजन ऑफ वर्क यहां पर बहुत ज्यादा काम आता है। तो इसको समझते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहला स्टेप होता है कि आप अपने काम की पहचान करिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका व्यापार धंधा किन किन चीजों से जुड़ा हुआ है, किन किन कामों को करता है। और जितने भी काम हैं उन कामों को छोटे छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड कर लीजिए अकॉर्डिंग टू योर प्लान। सभी कामों को आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए। और जब आप काम को बांटें तो इस तरीके से बांटें कि एक ही काम दो लोगों को ना बट जाए या दो से ज्यादा लोगों को ना बट जाए। अगर बड़ा काम है तो आप बांट सकते हैं, अदरवाइज ज्यादा ना बटे क्योंकि फिर डुप्लीकेशन हो जाएगा। एक आदमी काम कर रहा है, वही सेम काम दूसरा आदमी करे तो फिर आपका प्रोडक्टिविटी जो है आपकी गिर जाएगी, है ना। तो यहां पर यह भी बताया गया है कि डिवीजन ऑफ वर्क में काम का बंटवारा करते समय यह भी ध्यान में रखा होना चाहिए कि आपका काम सिमिलर ना हो। यानी कि आपने एक काम मान लीजिए किसी को साफ सफाई का दे रखा है या कैश कलेक्शन का दे रखा है, तो वही काम सेम किसी और व्यक्ति को ना मिले। इस चीज से क्या होता है? क्योस क्रिएट होता है और गड़बड़ सी हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता है अगर हम अच्छे से काम को डिवाइड कर देंगे। और एक व्यक्ति पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं आता है, काम का बोझ भी नहीं आता है कि हाय सारा काम मुझे ही दे दिया। एक और चीज़ है, मैनेजर जब इन कामों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है तो जिसके हिस्से का जो काम है वो उसकी जॉब कहलाती है। तो मैनेजर जिन हिस्सों में काम को स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर देता है, हर यूनिट अपने आप में एक जॉब कहलाती है। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक बैंक का एग्जांपल लिया गया है यहाँ पे। एक बैंक में हर इंडिविजुअल को अपनी जॉब का मालूम होता है। आप बैंक के अंदर घुसते हैं, एक कैशियर आपको मिलता है जो आपका कैश एक्सेप्ट करने पे लगा होता है। यानी कि आप जब पैसे जमा कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर काउंटर होता है जहाँ पे आप पैसे जमा करते हैं, वो कैशियर एक अलग होता है। एक कैशियर जो होता है वो आपको पेमेंट करने का काम करता है, यानी कि अगर आप पैसे विड्रॉ करने आए हैं तो पैसे आपको निकाल के देगा वो। एक व्यक्ति आपको चेकबुक इशू करेगा या पासबुक इशू वगैरह करेगा या पासबुक प्रिंटिंग में आपकी हेल्प करेगा। एक बंदा जो होगा वो चेक रिसीव करने का काम करेगा। मान लीजिए आप किसी को पेमेंट चेक से कर रहे हैं तो वो चेक देने का काम जो है आप करते हैं, तो वो बंदा जो रिसीव करेगा वो अलग से उसके लिए आपने बैंक ने बिठा रखा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि पूरी बैंक में काम बटा हुआ है। कोई जो है वो कैश को एक्सेप्ट कर रहा है, कोई जो है वो कैश को दे रहा है यानी कि पेमेंट कर रहा है, कोई चेक बुक इशू कर रहा है, कोई चेक बुक रिसीव कर रहा है। तो ये सारे काम जब बटे हुए हैं तो इन सभी का अपना अपना रोल अलग है और सबकी अपनी अपनी जॉब अलग है। सब अपने अपने काम में एक्सपर्ट होते चले जाते हैं और होते चले जाते हैं तो उनके काम में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों ही बढ़ती हुई चली जाती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो काम को बहुत ही स्मूथली रन कर देता है, यानी कि काम बहुत आराम से होता रहता है, सिस्टमेटिकली होता रहता है, काम में गड़बड़ नहीं होती, आसानी से आपका काम होता चला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट स्टेप। हमारा अगला स्टेप है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का सीधा सीधा मतलब है कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट बना देना है। क्या बना देना है? डिपार्टमेंट बना देना है। डिपार्टमेंट कैसे बनाएंगे आप, जरा उसे समझते हैं। देखिए, डिपार्टमेंट आप बनाते हैं सिमिलर कामों को देखते हुए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मान लेते हैं 4 डिपार्टमेंट हैं।
एक डिपार्टमेंट जो है वो प्रचार प्रसार करने में लगा है आपकी कंपनी का, ठीक है, कि भैया हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ऐसा डिपार्टमेंट है। तो उस डिपार्टमेंट में आप वो लोग डाल दीजिए जो आपके एडवर्टीजमेंट में और कैंपेनिंग में बहुत अच्छे बंदे हैं, उन लोगों को आप डाल दीजिए, उनकी सिमिलर जॉब एक जैसी कर दीजिए और उसे नाम दे दीजिए एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट। उन्हें क्या नाम दे दीजिए? एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट। दूसरा डिपार्टमेंट है जो फाइनेंस को डील करने में बहुत अच्छा है, आपके सीए वगैरह आ गए इसके अंदर, या जो भी फाइनेंशियल मैनेजर वगैरह हैं, ये सारे लोग इसमें आ गए जो आपको बताएंगे कि आपको पैसा किससे लेना है, डेब्ट से ज़्यादा लेना है या इक्विटी से ज़्यादा लेना है। ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना दीजिए, उसे नाम दे दीजिए फाइनेंस डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट ले लीजिए आप परचेजिंग डिपार्टमेंट, जो आपका सामान खरीदेगा। कौन सा डिपार्टमेंट? परचेजिंग डिपार्टमेंट। आपकी मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो कुछ भी मैन्युफैक्चर करती है, मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन चीनी प्रोड्यूस करती है, तो चीनी से संबंधित जितना भी रॉ मटेरियल है उसके लिए आप एक अलग डिपार्टमेंट बना दीजिए जिसका नाम होगा परचेज डिपार्टमेंट। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर आपने क्या किया? आपने सिमिलर तरीके के लोगों को हर डिपार्टमेंट में डाल दिया। पैसे से जुड़े हुए लोगों को फाइनेंस डिपार्टमेंट में डाल दिया, जितने भी पैसे से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो सीए हो, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजर हो, चाहे वो कोई भी हो जो पैसे को अच्छे से मैनेज कर लेता है, चाहे वो आप खुद हो बिजनेस के मालिक। और आपने परचेज डिपार्टमेंट में जो मतलब मार्केट को अच्छे से समझते हैं, कौन सप्लायर कैसा है, कौन वेंडर कैसा है, कहाँ से माल अच्छे से मिल सकता है, वो आप परचेज डिपार्टमेंट में डाल दीजिए सारे बंदे। और एक आपने डाल दिया एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट में, जिन्हें आपको मालूम है कि ये लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अच्छे से डील कर लेते हैं, प्रिंट मीडिया को अच्छे से डील कर लेते हैं, तो उन्हें आप एक अलग एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में डाल दीजिए। तो यहाँ पर आपने क्या किया? कामों को डिवाइड कर दिया था पहले तो स्मॉल यूनिट्स में, उसके बाद सिमिलर तरीके के जो काम थे उन्हें एक अलग डिपार्टमेंट दे दिया था। एक और तरीका होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन में, ये मैंने अभी जो आपको बताया वो बताया फंक्शंस के अकॉर्डिंग हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन कर लिया। परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और एडवर्टीजमेंट वाला डिपार्टमेंट, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जिसे बोलेंगे। एक होता है प्रोडक्ट के हिसाब से। मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, मान लेते हैं आप टाटा ग्रुप है आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम, तो भैया टाटा ग्रुप तो भैया कार और ट्रक भी बना रहा है, टाटा ग्रुप आपका नमक और चाय भी बना रहा है, ठीक है, टाटा ग्रुप आपका टाटा स्काई भी बना रहा है, कई सारी चीज़ों को देख रहा है। तो यहाँ पर जब कई सारी चीज़ों को टाटा ग्रुप देख रहा है तो उन कई सारी चीज़ों के डिपार्टमेंट ऐसा थोड़ी होगा कि एक ही छत के नीचे ऑपरेट होंगे, सब अलग अलग जगह ऑपरेट होंगे, तो सभी के डिपार्टमेंट अलग अलग कर दिए, तो वो उन कामों के हिसाब से आपने अलग किए, वो डिपार्टमेंट आराम से स्मूथली रन होते रहेंगे। अब समझते हैं कि इन ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स को किन दो तरीकों में बांट दिया जाता है। जैसा मैंने बताया, एक जो फंक्शंस के हिसाब से काम डिवाइड हो, फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन, जो प्रोडक्ट के हिसाब से काम डिवाइड हो वो डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। इन दोनों को अच्छे से आगे हम पढ़ते हैं। फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन में आप अकॉर्डिंग टू फंक्शंस चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आपने प्रचार प्रसार वाले लोग डाल दिए थे, फाइनेंस वाले में फाइनेंस वाले लोग डाल दिए थे, परचेज वाले में परचेज वाले, यानी कि परचेजिंग एक फंक्शन है, मार्केटिंग एक फंक्शन है और आपका फाइनेंस एक फंक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन आपने कॉमन फंक्शन वालों को अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया। यही इसके अंदर भी बताया गया है कि प्रोडक्शन से रिलेटेड जो जॉब्स हैं उन्हें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, सेल्स से रिलेटेड जो जॉब है उन्हें सेल्स डिपार्टमेंट में। अब देखते हैं डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक से ज़्यादा चीज़ें तैयार करती है, बनाती है, तो आपको वहां पर फंक्शनल नहीं, अकॉर्डिंग टू फंक्शन डिवाइड नहीं करेंगे, अब अकॉर्डिंग टू आप प्रोडक्ट डिवाइड करेंगे और इस चीज को बोला जाता है डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। जब आप प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जॉब्स को क्लासीफाई कर देते हैं एक डिपार्टमेंट के अंदर, वो आपका डिविजनल डिपार्टमेंटेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कॉस्मेटिक्स यानी कि क्रीम, पाउडर वगैरह ये सारी चीज़ें बनाती है और टेक्सटाइल यानी कि कपड़ों वगैरह के उद्योग में भी जुड़ी हुई है, दवाइयों के उद्योग में भी जुड़ी हुई है, तो जितने भी आपके, मान लेते हैं कॉस्मेटिक की बात कर रहे हैं, तो कॉस्मेटिक के अंदर सारे डिपार्टमेंट अलग रख दीजिए, टेक्सटाइल के अंदर के सारे डिपार्टमेंट अलग रख दीजिए और सेम एज मेडिसिन के सारे डिपार्टमेंट अलग रख दीजिए। किसी को भी एक ही
तरीके से या एक ही छत के नीचे मत आने दीजिए, सबको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर दीजिए, आपका काम अच्छे से चलता रहेगा। इसी चीज को बोलते हैं डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। आशा करता हूं आप ये वाली चीज भी समझ गए। अब बात करते हैं अपने तीसरे स्टेप की, जिसका नाम है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। यानी कि आपने जो डिपार्टमेंट बनाए हैं उन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो आपने लोगों को जॉब दी है वो आप कैसे देंगे, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। यानी कि ड्यूटीज़ जो आपने असाइन की हैं, यानी कि जो आपने ड्यूटीज़ दी हैं उन्हें आपने कैसे बांटा है, किस हिसाब से लोगों को उनका कर्तव्य बताया गया है, यहाँ पे वो देखेंगे। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड होने के बाद, स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट में डिवाइड होने के बाद हर व्यक्ति को उसकी स्किल और क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसे कोई काम करने को बोलती है। किसी की योग्यता के हिसाब से यह तय किया जाएगा कि यह व्यक्ति आपका फिजिकल वर्क करने में ज़्यादा अच्छा है या इंटेलेक्चुअल वर्क करने में ज़्यादा अच्छा है, उसकी योग्यता पर यह डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीज़ें भी आपके हर डिपार्टमेंट के अंदर होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कुछ लोगों को काम बांट रहे हैं, यानी कि उनकी ड्यूटीज़ को बता रहे हैं। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कुछ बंदे ऐसे होंगे जो सोशल मीडिया के अंदर कैंपेनिंग करने में बहुत अच्छे होंगे। तो उन लोगों को आप ये काम दे दीजिए कि सोशल मीडिया पर आप जितनी कैंपेनिंग कर सकते हैं उतने अच्छे से आप कैंपेनिंग करिए। आपने एक व्यक्ति उसके लिए रख लिया। एक व्यक्ति ऐसा है जो बोलता है कि मैं इतना डिजिटली अच्छा नहीं हूँ कि सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट कर सकूँ, लेकिन मैं डोर टू डोर जाने में बड़ा अच्छा हूँ, आपके प्रोडक्ट को प्रचार प्रसार देने में। तो एक बंदा आपने कर दिया डोर टू डोर सेलिंग के लिए, यानी कि डोर टू डोर सेल्समैन आपने एक बना दिया। ठीक है भैया। एक बंदा ऐसा बना दिया जो आपके एडवर्टीजमेंट, जो होर्डिंग्स लगेंगे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो भी आपका प्रिंट होगी चीज़, वो कैसे डिज़ाइन होगी, क्या चीज़ें होंगी उसके अंदर, जहाँ से आपका मैसेज बहुत अच्छे से आपकी कंपनी का कन्वे किया जा सके, पब्लिक उससे एकदम से जुड़ जाए आपके एडवर्टीजमेंट को देखते हुए। एक बंदा आपने ऐसा हायर कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू स्किल और क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपने क्या किया, काम को बांट दिया। ये एग्जाम्पल कई जगह लग सकता है। मान लेते हैं आप परचेज डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो परचेज डिपार्टमेंट में कई तरीके के बंदे होंगे। जैसे कि कुछ बंदे ऐसे होंगे जो सामान आपका जो खरीदा जाएगा परचेज डिपार्टमेंट में, वो सप्लायर्स से खरीदा जाएगा या वेंडर से खरीदा जाएगा। तो कुछ बंदों की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। क्या बहुत अच्छी होती है? कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। तो जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो, जो इंग्लिश में, हिंदी में और वहाँ की लोकल लैंग्वेज में यानी कि रीजनल लैंग्वेज में बहुत ही अच्छे से कंफर्टेबल हो, उनको आप वो वाला काम सौंप दीजिए। ठीक है। कुछ बंदों को आप मार्केट रिसर्च में लगा दीजिए, जो मार्केट रिसर्च अच्छे से कर लेते हैं कि कहाँ पर सामान जो है वो सस्ता मिलता है, कहाँ पर सामान महंगा मिलता है। ऐसे बंदों का आप अलग से ग्रुप बना लीजिए। सेम एज आप मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर रिलेटेड वर्क कर रही है या आईटी रिलेटेड वर्क कर रही है, तो वहाँ पर भी आप स्किल क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम बांट सकते हैं। जो बंदा टाइपिंग अच्छे से जानता है उसे टाइपिंग का काम दे दिया आपने। जो बंदा टैली वगैरह पे या एक्सेल पे काम अच्छे से कर सकता है, आपने उसे एक्सेल के हिसाब से काम दे दिया या टैली के हिसाब से काम दे दिया। तो यहाँ पर आपने क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप स्किल और क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम को बांट रहे हैं। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि काम को अकॉर्डिंग टू एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि किसी भी व्यक्ति की योग्यता के हिसाब से कैसे बांटा जाएगा। और काम को देने के बाद हम उस व्यक्ति को एक जॉब डिस्क्रिप्शन भी देंगे। उसमें हम ये बताएंगे कि उस व्यक्ति का प्रॉपर काम क्या क्या होगा। एक तो हो गया कि आपको हमने इस काम के लिए हायर किया है और इस काम के अंदर क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे, किन किन चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा, वो चीज़ आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में होंगी। आपके डूज क्या होंगे, आपके डोंट्स क्या होंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ क्या होती हैं, आप कितनी छुट्टियां ले सकेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई होंगी। तो आशा करता हूं कि आप असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ वाले स्टेप को समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट स्टेप। हमारा अगला स्टेप है स्टेबलाइजिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी कि कौन किसे रिपोर्ट करेगा, कौन किसे रिपोर्ट करेगा, ये चीज़ जो डिसाइड होगी वो इसी स्टेप में होगी, स्टेबलाइजिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। देखिए इसके अंदर क्या लिखा है। ग्रुपिंग करने के बाद आप जब ग्रुपिंग कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की,
तो एम्प्लॉयज़ उसके बाद अपना काम करने लगते हैं क्योंकि आपने उन्हें जॉब दे दी है। लेकिन जॉब को परफॉर्म करने के लिए उनके पास अथॉरिटी का होना भी बहुत ज़रूरी है। आपने किसी बंदे को अगर परचेज डिपार्टमेंट में डाला है और परचेज करने की अथॉरिटी ही नहीं दी उसे कि भाई ये लो पैसे और आप ये सामान आप ले आना, इस चीज़ की अथॉरिटी ही नहीं है उसके पास, तो वो कैसे उस चीज़ को परफॉर्म कर पाएगा। अगर आपने किसी को पढ़ाने का काम दिया है और टीचिंग लर्निंग मटेरियल या चौक डस्टर और ये ब्लैक बोर्ड वगैरह का आपने उसे व्यवस्था करके नहीं दी है तो उसे काम को करने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को काम देने के बाद उसको कुछ ना कुछ उसके रेस्पॉन्सिबिलिटी से मैच करती हुई अथॉरिटी आप जरूर दे दें। तो फोर्थ स्टेप यही कहता है कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में इंडिविजुअल को जो अथॉरिटी दी जाती है, चाहे वो थोड़ी हो या ज़्यादा हो, वो उसके काम करने से मैच करनी चाहिए। यानी कि जैसा काम उतनी अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है निर्णय लेने की ताकत। तो अब यहीं से एक और चीज़ निकल के आती है कि अथॉरिटी के हिसाब से ही तय हो जाता है कि कौन किसे रिपोर्ट करेगा। हु रिपोर्ट्स टू हुम, ये चीज़ अथॉरिटी से तय हो जाती है। कैसे तय हो जाती है? देखिए, जिसकी अथॉरिटी ज़्यादा होती है वो आमतौर पे आपका सुपीरियर होता है, जिसकी अथॉरिटी कम होती है वो आपका सबऑर्डिनेट होता है। यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि सबऑर्डिनेट जो है वो सुपीरियर को इन्फॉर्म करेगा, है ना, सुपीरियर को इन्फॉर्म करेगा। तो यानी कि आप किसी सुपीरियर को जब आप बताते हैं कि ये मैंने आपका काम था वो करके दे दिया है, तो ये एक रिलेशनशिप तैयार हो जाता है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसे ही बोलते हैं हु रिपोर्ट्स टू हुम। क्लैरिफाई हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।